हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन पीसीएस में। देखिए, हम लोगों ने नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स किया था, लेकिन 1 से 15 नवंबर का किया था, है ना। ये वीडियो रहेगा 16 नवंबर से 30 नवंबर। मतलब इस वीडियो के साथ हम लोगों का यहाँ पे नवंबर मंथ का कंप्लीट हो जाएगा करंट अफेयर्स। तो वैसे पॉसिबिलिटी तो कम है पीसीएस मतलब इस रेंज में पूछे, क्योंकि पेपर तो पहले ही छप गया था, अब दोबारा थोड़ी ना छापेगा। फिर भी देख लीजिएगा, ठीक है। रिस्क लेके मत जाइएगा, क्योंकि छोटा सा वीडियो है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूछेगा भी तो भाई एक आध क्वेश्चन से ज़्यादा तो नहीं डालना चाहिए। और आप लोग मिनरल डेटा का बोल रहे थे, कमेंट कर रहे थे मिनरल डेटा के बारे में। तो यार, मिनरल डेटा का मैं बताऊं, हम लोग वैसे जो पढ़ते हैं नॉर्मली घटना चक्र की पढ़ते हैं, अर्थ की। तो ये 2024 की मार्केट में तो नहीं है, ठीक है। सब वाले साफ साफ मना कर रहे हैं कि भाई ये हो सकता है आएगी भी नहीं। लेकिन जो अवेलेबल है वो परीक्षा वाणी की है। तो परीक्षा वाणी का जो डेटा रहेगा मैं वहाँ से निकाल लूँगा, इंपॉर्टेंट रहेगा जो आप लोगों के लिए। तो पीडीएफ बना के उसका या शेयर कर दूंगा या फिर वीडियो के फॉर्म में पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल घटना चक्र की तो नहीं है आर्थिक की, परीक्षा वाणी में परीक्षा वाणी का आया है 2024 का। तो इसी से फिर कवर कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को कर लेते हैं, ये 16 नवंबर से 30 नवंबर का करंट अफेयर्स है। पहला टॉपिक करते हैं हम लोग बराक नदी के बारे में। बराक नदी अभी न्यूज में थी, इस वजह से कुछ लाशें इस नदी में मिली हैं, तो ज्योग्राफी से यहाँ पे क्वेश्चन मतलब पूछता है बराक रिवर के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और ख़ासतौर से वो उन नदियों के बारे में तो ज़रूर पूछा जाता है जो बॉर्डर शेयर करती हैं, है ना। बॉर्डर शेयर करती है। मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दूंगा तो उसको भी देख लीजिएगा, तो उसकी डायरेक्शन वगैरह समझ में आ जाएगी आप लोगों को। देखिए कुछ एग्जाम फैक्ट देखिए इस रिवर के बारे में। निकलती ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये ओरिजिनेट होती है मणिपुर से, ठीक है। मणिपुर हिल से होती है, यानी मणिपुर स्टेट से ओरिजिनेट होती है। नागालैंड में बह के नागालैंड में फ्लो करती है, फिर इसके बाद असम में फ्लो करती है। ठीक है, नागालैंड और मणिपुर सीमा ये नदी बनाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मतलब सेपरेटली अगर इस नदी के बारे में पूछेगा तो फिर ये पॉइंट डालना पड़ेगा फिर एग्जामिनर को। तो फ्लोइंग स्टेट जो है वो कौन कौन हो गए? मणिपुर से तो निकली रही है, तो मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, फिर असम में भी कुछ लेंथ तक ये फ्लो करती है। तो ये 3 स्टेट हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बांग्लादेश में, और फिर फाइनली यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में। असम में कुछ लंबाई तक बहती है, फिर बांग्लादेश में गिर जाती है, ठीक है। मणिपुर पहाड़ियों से ये निकलती है। तो बस इतनी 2 बातें थी इसमें। देखिए इस क्वेश्चन को, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजराबाद, ये किसे दिया गया है? ये प्रदान किया गया है नरेंद्र मोदी साहब को, ठीक है। नरेंद्र मोदी से पहले यह पुरस्कार महारानी एलिजाबेथ को 1969, यानी ये अचीवमेंट बहुत बड़ी है इन साहब की जो इनको मिला है। इससे पहले इनको दिया गया था महारानी एलिजाबेथ को, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी ये दूसरे विदेशी हैं इस प्राइज को रिसीव करने वाले। चलिए नाइजीरिया की बात हुई है, तो यहाँ पे कुछ बातें देखेंगे हम लोग ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। नाइजीरिया देखो यार, अपने आप में बहुत बड़ी कंट्री है। एरिया में आप लोग देखते होंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप खोलिए, उसमें देखिए, मैं वैसे बनाया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मोस्ट पॉपुलस कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ की, हम लोग पढ़ते भी हैं सेंसस में। यहाँ पे देखो काम की बातें क्या है हम लोगों के। आप यहाँ पे बस बॉर्डर कंट्री देखा कीजिए, नाइजीरिया देख रहे हैं, एक रिवर फ्लो हो रही है नाइजर, ठीक है। एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, ये जो मैं थोड़ा सा स्पेस बना के रखा हूँ, ये चीज़ दिख रहा है ना। ये लेक कौन सी है, लेक बताइए, ठीक है। नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा हम लोग पढ़ते हैं। और बॉर्डर कंट्री कौन कौन सी है नाइजीरिया से? नाइजर है, चाड है, चाड चाड और नाइजीरिया के बीच में आपको एक लेक भी दिख रही है, लेक चाड, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगता है कुछ गले में थोड़ी सी खरांच हो रही है। और यहाँ पे वेस्ट साइड में देखेंगे तो ये आपको बेनिन दिख रही है, ठीक है। और साउथ साइड में कैमरून, ये कैमरून दिख रही है। तो कितनी कंट्री हो गई हैं? एक नाइजीरिया हो गया, नाइजीरिया, चाड, अभी सिर्फ बॉर्डर कंट्री देख रहे हैं। फिर तीसरी कैमरून हो गई, और फिर चौथी कंट्री बेनिन, ठीक है, बेनिन। 4 कंट्री यहाँ पे शेयर बॉर्डर शेयर कर रही है नाइजीरिया के साथ। अब यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लेक चार्ट के बारे में। लेक चार्ट के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है बॉर्डर कंट्री के बारे में। तो ये तो कंट्री के नाम पे ही है लेक, तो इतना तो समझ में आता है कि भैया ये चार्ट कंट्री में है। बाकी और कौन सी कंट्री इसको शेयर कर रही है? तो नॉर्थ वेस्ट में नाइजर आपको दिख रही है कंट्री, लेक चार्ट से जो बॉर्डर शेयर करती है। और नाइजीरिया वेस्ट में दिख रहा है। साउथ में आपको कैमरून में दिख रहा है, ये हिस्सा दिख रहा है ना, ये हिस्सा देखो कैमरून का ही है।
तो कैमरून भी टच करता है लेक चार्ट को, और एक खुद एक कंट्री चार्ट है, यानी यहाँ पे भी 4 कंट्री हैं। तो नाइजीरिया के बारे में 4 कंट्री हम लोगों ने देख लिया जो बॉर्डर शेयर कर रही हैं, और लेक चार्ट को भी 4 कंट्री बॉर्डर शेयर कर रही हैं। लेक चार्ट को 4 नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि चार्ट को ऐड करने का क्या ज़रूरत है, बाकी 3 कंट्री शेयर कर रही ना, लेक चार्ट तो चार्ट में है ही। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए कैपिटल बताएंगे, जाने दीजिए इसको, देखिए। अच्छा ये चीज़ में लिखा भी हूँ, बाउंड्री कंट्रीज जो हैं बॉर्डर कंट्री हैं नाइजीरिया से, वो देख लीजिए। नाइजर आप लोगों ने देखा, नाइजर देखा भी, जल्दी से इसको देख लेते हैं, एक बार देख चुके हैं। बेनिन, कैमरून और चाड, ठीक है। और लेक चार्ट से नाइजीरिया है, नाइजर है, चार्ट को ऐड करना है तो कर ही लीजिए, क्योंकि वो तो पता ही है कि चार्ट में है ही, और कैमरून है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। नोट में कुछ पॉइंट है। नाइजीरिया में उच्च श्रेणी यानी हाई क्वालिटी के लिथियम की खोज की गई है, ये भी कुछ दिनों पहले की न्यूज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। और लिथियम के बारे में हम लोग जानते ही हैं, ये अच्छा खासा क्या है, फ्यूल है, ईंधन है, न्यूक्लियर फ्यूल है। विश्व की सबसे बड़ी लिथियम की खान का नाम बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस खान का नाम आपको ध्यान रखना है। ग्रीन बुश माइन कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रीन बुश माइन ऑस्ट्रेलिया, याद रह जाएगा। चलिए नवंबर की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो 19 नवंबर को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, विश्व शौचालय दिवस, वर्ल्ड टॉयलेट डे होता है 19 नवंबर को। आसान है, हम लोगों को पता भी है। थीम याद रखिए इसकी, शौचालय शांति के लिए स्थान, ठीक है। चलिए विश्व भर में अभी भी 42 करोड़ लोग जो है वो ओपन डेफिकेशन करते हैं। ओपन डेफिकेशन यानी खुले में शौच कर रहे हैं 42 करोड़, अच्छा खासा यहाँ पे डेटा है। खैर वो सब कम हो जाएगा धीरे धीरे। स्वच्छता से जुड़ा एसडीजी बताइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बताइए, ये है नंबर 6, ठीक है। 17 के 17 याद है ना भाई, उम्मीद तो कर रहा हूँ याद होंगे, क्योंकि हम लोग थक ही गए हैं उसको पढ़ पढ़ के, इतनी बार पढ़ चुके हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं। AMR, इसका मतलब है फुल फॉर्म एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध। माइक्रोबियल से माइक्रोब समझते हैं, एंटी का मतलब भी समझते हैं, और प्रतिरोध का भी समझते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है ना, उस चीज़ को बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को हम लोग साधारण भाषा में क्या समझते हैं, हमारे शरीर की जो प्रतिरोधकता क्षमता होती है उसी को इम्यूनिटी समझते हैं। यानी इन माइक्रोब से लड़ने की जो शक्ति है शरीर की, वही होती है ना इम्यूनिटी। तो यहाँ पे देखो, माइक्रोब तो कुछ भी हो सकते हैं, माइक्रोब से मतलब रोगाणु। रोगाणु क्या है, बैक्टीरिया भी रोगाणु है, ठीक है। वायरस भी है, पैरासाइट भी है, इसके अलावा फिर फंजाई भी है, कुछ भी हो सकता है माइक्रोब तो अगर हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ हो जाती है बैक्टीरिया से रिलेटेड, तो हम लोग एंटीबायोटिक खा लेते हैं। वायरस से अगर कुछ होता है तो एंटीवायरल टैबलेट खा लेते हैं। उसी तरीके से पैरासाइट, एंटी पैरासाइट और एंटी फंजाई टैबलेट खाते हैं, है ना। मान लीजिए यही सारी दवाएं आपकी बॉडी में मान लो असर नहीं कर रही हैं, असर नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी सफ़र कर रही है AMR से। क्लियर है इतनी बातें। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो जद्दा प्रतिबद्धताएं हैं ये किससे रिलेटेड है, तो आपको सिंपल लगा देना है, ऑप्शन में दिख जाएगा AMR, ठीक है। तो ये जो जद्दा प्रतिबद्धताएं हैं ये AMR की रोकथाम के लिए इनको बनाया गया है, ठीक है। AMR पर हाल ही में मंत्री स्तरीय सम्मेलन भी जद्दा यानी सऊदी अरब में है ना, ये जद्दा सऊदी अरब में इसको संपन्न किया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है AMR के बारे में, न्यूज़ में काफ़ी रह रहा है AMR, तो ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये विलेज है, इस गांव का नाम है धुधमारस, ठीक है, धुधमारस गांव। इसके चर्चा में रहने के क्या कारण है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हाल ही में UNWTO द्वारा, UNWTO यानी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, UNWTO द्वारा ग्रामीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इस गांव को चुना गया है, ठीक है। ये बस्तर जिला में है यह गांव, और बस्तर जिला है छत्तीसगढ़ में। तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये पर्यटन से संबंधित कुछ हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, तो ऑप्शन देख के आपको ध्यान आ जाएगा, धुधमारस गांव। छत्तीसगढ़ के बारे में बताएंगे, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो यह जो गांव है ना वो इसी राष्ट्रीय उद्यान में लाई करता है, ठीक है, इसी राष्ट्रीय उद्यान में बसा हुआ है गांव। तो अच्छे खासे यहाँ पे फॉरेस्ट कवर होगा, है ना, ट्री कवर भी होगा, सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे। तो घने वनों से ये सुसज्जित है, कांगेर नदी भी बहती है, समृद्ध यानी रिच बायोडाइवर्सिटी भी है। बायोडाइवर्सिटी डे जल्दी से बताइए,
22 मई होता है ना, 22 मई। और बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब पढ़ते हैं हम लोग? 2002 का, यही ना पढ़ते हैं? 4 एक्ट पढ़ते हैं ना इंपॉर्टेंट, 1972 का, 1980 का, 1986 का, और 2002 का। ये तो याद है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, 1980 का फॉरेस्ट एक्ट है, 86 का ईपीए है, ठीक है, और 2002 का बायोडाइवर्सिटी एक्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस गांव में, इस वजह से इसको चूज़ किया गया है। चलिए डब्ल्यूटीओ के बारे में देखते हैं थोड़ा। ये जो डब्ल्यूटीओ, ट्रेड मत समझ लेना भाई, ठीक है। ये टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, पर्यटन जो संगठन है। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी, और हेडक्वार्टर है मैड्रिड में। मैड्रिड कैपिटल है स्पेन की, ठीक है। सतत पर्यटन यानी सस्टेनेबल टूरिज्म जो है, ये इससे रिलेटेड जो एसडीजी है वो है एसडीजी नंबर 8। क्लियर है? चलिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई आप लोगों के लिए, भारत के कुल टाइगर रिजर्व यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। जो अभी लेटेस्ट में ऐड हुआ है वो पढ़ेंगे, कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं वो पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना है टोटल हो गए 56, ठीक है। तो ये 56 में याद रखना है, 56 कौन सा है, इसी वजह से इस टॉपिक को बनाया गया है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला, इसको बोलते हैं जीजीटीपी, ठीक है। जीजीटीपी टाइगर रिजर्व जो है, ये देश का 56वां टाइगर रिजर्व बन गया। इसको नोटिफाई भी कर दिया है गवर्नमेंट ने। नोटिफाई करने के भी तरीके हैं भाई, है ना। तो वो सारे जो राइट्स हैं ना, जो अधिकार हैं, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं है, यहाँ पे स्टेट्स को अच्छी खासी पावर दी गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, 56वां हो गया ये। गुरु घासीदास तमोर पिंगला कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में है। और छोटा नागपुर पठार के साथ, इसको देखिए यहाँ पे, छोटा नागपुर पठार के साथ बघेलखंड पठार में ये स्थित है। देखो ये जो टाइगर रिजर्व होते हैं ना, अब टाइगर रिजर्व के लिए मतलब कोई अलग से स्थान थोड़ी ना आता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क, उसी में से कुछ हिस्सा टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है, और फिर वहाँ पे स्पेशली फिर ट्रीटमेंट होता है टाइगर्स का, ठीक है, मतलब प्रोटेक्शन होता है। तो ये देखिए, गुरु घासीदास के नाम से राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है, और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। तो इनका जो जितना एरिया होगा, इन दोनों के एरिया से इतना हिस्सा ले लिया टाइगर रिजर्व के लिए, ठीक है, 2050 किलोमीटर, इतने क्षेत्र को कोरजोर बना दिया। और हिस्सा किस किस का है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क का है, और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य का भी है। तो इसको दोनों का नाम ऐड करके टाइगर रिजर्व बना दिया, जिसको बोला जा रहा है जीजीटीपी टाइगर रिजर्व। क्लियर है? चलिए बताइए, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश टाइगर रिजर्व, ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। उसके बाद फिर मानस का स्थान आता है, ठीक है। फिर तीसरा स्थान देखो, इसका भी अच्छा खासा एरिया है, इसका भी स्थान तीसरा हो गया जीजीटीबी टाइगर रिजर्व का, ठीक है। चलिए, तो सबसे बड़ा सीखा हम लोगों ने, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। सबसे छोटा अगर पूछ ले तो यहाँ पे लिखा हूँ साइड में, देख लीजिए, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है ओरांग टाइगर रिजर्व, असम में। और भी यहाँ पे चीज़ें हैं आपके लिए काम की। छत्तीसगढ़ में जीजीटीबी पढ़ लियो ना भाई, तो अब छत्तीसगढ़ में बाकी जो हैं टाइगर रिजर्व उनको भी देख लीजिए। एक टाइगर रिजर्व इंद्रावती के नाम से, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व है। अचान कमार टाइगर रिजर्व है। चौथा हम लोगों ने ये देख ही लिया, गुरु घासी तमोर पिंगला, ठीक है। तो मैचिंग मैचिंग में अगर आए तो ध्यान रखिएगा थोड़ा, इंद्रावती कहाँ है, इंद्रावती रिवर भी है, ठीक है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचान कमार, ये सारे कहाँ हैं। तो थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछ सकता है पीसीएस। टाइगर्स के प्रोटेक्शन के लिए जो सरकारें कदम उठाई उनको देख लीजिए, प्रोटेक्शन एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट। आईबीसी हम लोग पढ़ते हैं, ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब अलायंस है, इसको भारत ने इनिशिएट किया है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप लोग जानते होंगे कि इसको इनिशिएट कहाँ पे किया गया है, कमेंट करके बताएंगे। कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ईयर बताना है, और वो मंच कौन सा था जहाँ से इनिशिएट किया गया है। स्टार्टेड बाय इंडिया, T x2 यानी TX2 मतलब टाइगर की संख्या दुगनी से संबंधित है, TX2। ये भी अभियान चल रहा है। और आईएनसीए भी गठित है ना, आईएनसीए नहीं, ये जो कंजर्वेशन अथॉरिटी है टाइगर की, ये कंजर्वेशन, ये टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ठीक है, ये गलत लिख गया। और इस अथॉरिटी को कब बनाया गया था? ये जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, इसके तहत बनाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर भी भारत सरकार ये करती ही है ना, 1973 में लॉन्च हुआ था। टाइगर काउंटिंग भी करती है हर 5 साल में, ये ध्यान रखना, हर 5 साल में काउंटिंग होती है टाइगर्स की। एक क्वेश्चन बताइए जल्दी से, स्नो लेपर्ड की संख्या बताइए, स्नो लेपर्ड की संख्या। अभी स्टेट्स आया था इसके बारे में, है ना, कमेंट करके बताइएगा।
तो टोटल टाइगर रिजर्व कितने हो गए भाई? 56 हो गए। 56 में देख लिया अभी, जीजीटीबी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का। 55 में कौन सा था? धौलपुर कटौली टाइगर रिजर्व राजस्थान। और चंगन कौन सा था? चंगन में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। स्पेस एक्स और इसरो साथ साथ में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कोलाबोरेशन में काम किया गया है, इसरो ने काम किया स्पेस एक्स के साथ, सहयोग किया एक दूसरे का, अच्छी बात है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, GSAT-20। GSAT जो होती हैं वो नॉर्मली क्या होती हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती हैं। तो भारत का जो GSAT-20 था, इसको स्पेस एक्स ने भेजा है, ठीक है, अपनी कक्षा में। स्पेस एक्स का एक बहुत भारी भरकम हाथी है ना रॉकेट है, जिसका नाम है फाल्कन 9। फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया केपे कैनबरल से, ठीक है, फ्लोरिडा USA से। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है? ये चीज़, ठीक है। GSAT-20, GSAT है क्या? ये देख लिया, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, संचार उपग्रह इसको बोलते हैं। इंडियाज फर्स्ट कॉपरेशन विथ स्पेस एक्स, इंपॉर्टेंट है ना, इसी वजह से ये पहला संयोग है स्पेस एक्स के साथ इसरो का, या फिर भारत का कह लीजिए। वह कौन सी मानसिक बीमारी या फिर स्थिति है जब व्यक्ति अपने दिमाग में कल्पना नहीं कर पाता है, इमेजेस नहीं बना पाता है ना, सोच नहीं पाता है, कल्पना करने की स्थिति में नहीं रहता? तो इस चीज़ पे अभी स्टडी हुई है, तो उस डिजीज़ का नाम सामने आया है, फिर उस स्थिति का नाम सामने आया है। इसका नाम है एम्फेटासिया, ठीक है, एम्फेटासिया, इसका नाम ध्यान रखना। अभी पूछा जा सकता है कि हाल ही में एम्फेटासिया ये क्या है, तो आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा? ये चीज़ मिलेगी, कल्पना नहीं करने की स्थिति, ठीक है। यानी आप विजुलाइज नहीं कुछ कर सकते हैं, इनएबिलिटी ऑफ विजुलाइज, इनएबिलिटी टू फॉर्म मेंटल इमेजेस वगैरह, ये सारी चीज़ें। चलिए कॉफ़ी विकास योजना के बारे में कुछ देखते हैं। कॉफ़ी उत्पादन में संभावित गिरावट के चलते भारत सरकार ने एक योजना बनाई है, और उस योजना का नाम है 10 वर्षीय कॉफ़ी विकास योजना। तो यहाँ से क्या पूछा जाएगा भाई? यहाँ से ये पूछा जा सकता है जो मैं नीचे यहाँ पे मेंशन किया हूँ, कॉफ़ी उत्पादन और निर्यात को दोगुना करने का टारगेट है भारत सरकार का। कैसे करेगा? इस योजना के तहत किया जाएगा। और कैसे किया जाएगा? ये जो 2x होने की बात हो रही है, दोगुना करने की बात की जा रही है कॉफ़ी उत्पादन में, तो गवर्नमेंट बोल रही है हम 100 किसान उत्पादक संगठन बनाएंगे, FPO बनाएंगे, ठीक है। तो इनकी स्थापना की जाएगी, और कॉफ़ी का जो उत्पादन करते हैं किसान लोग, उन किसानों की पहचान की जाएगी, ठीक है, फिर साथ में काम किया जाएगा, तो फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा। अभी लेटेस्ट डेटा अगर देखें 2024 का और 2025 का, तो उत्पादन लगभग कितना है? 3.7 लाख टन। और इस योजना के तहत टारगेट डिसाइड किया गया है 2047 तक का, कि हम 9 लाख टन कर लेंगे, ठीक है, 9 लाख टन कर लेंगे। भारत में दो तरह की कॉफ़ी का उत्पादन होता है, एक बार पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है अरेबिका और रोबस्टा के बारे में। तो ये मेजर हैं कॉफ़ी की, मतलब जो वैरायटी होती हैं जो भारत में प्रोडक्शन होता है जिनका, अरेबिका और रोबस्टा। क्लियर है? सबसे बड़ा उत्पादक कौन है कॉफ़ी का? कर्नाटक हम लोग पढ़ते हैं। और भारतीय कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे है? मैचिंग के लिए काम आता है इंस्टीट्यूशंस में, बेंगलोर, भारतीय कॉफ़ी बोर्ड बेंगलोर में। चलिए देखो, AMR अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने के लिए भारत का स्वदेशी एंटीबायोटिक भी आ गया है। तो यहाँ पे दो दो बातें हम लोग सीख रहे हैं AMR के बारे में, और उस एंटीबायोटिक का नाम है नेफ्रीथ्रोमाइसिन, ठीक है, नेफ्रीथ्रोमाइसिन इंपॉर्टेंट है। फिर से रिवाइज कर लीजिए जल्दी से। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस फुल फॉर्म होता है दवा का असर करने वाले जो रोगाणु हैं, इनका संक्रमण हो जाता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल दवाओं जैसे एंटीबायोटिक हुआ, एंटी फंगल हुआ, एंटीवायरल हुआ, इनके खिलाफ प्रतिरोध पैदा कर लेना, यानी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है बॉडी के अंदर, उसी को AMR बोला जाता है। और जब बॉडी AMR की स्थिति में आती है, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी बॉडी सुपर बग से अफेक्टेड है, ठीक है, इन्हीं को सुपर बग भी बोला जाता है। चलिए एक टॉपिक है एवियन बॉटुलिज्म। ये क्या चीज़ है भाई? एवियन से तो हम लोग को समझ में आता है पक्षी से कुछ संबंधित है ना, तो हम लोग की बात बन जाएगी इसी शब्द से। बॉटुलिज्म का मतलब है यहाँ पे लकवा, ठीक है, लकवा। आजकल बहुत समस्या देखी जा रही है, खासतौर से जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं भारत में, उनमें लकवा, उनके पंख मतलब लकवाग्रस्त हो जा रहे हैं, और पाँव हो जा रहे हैं, तो वो उड़ ही नहीं पा रही हैं, मर जा रही हैं। तो ये है एवियन बॉटुलिज्म, एक बीमारी जिससे पक्षी लकवाग्रस्त हो रहे हैं और अंततः उनकी मृत्यु हो जा रही है, ठीक है, पैरालिसिस, डेथ। फ्लेमिंगो देखें ना, बगुला की तरह होता है, मतलब बड़े साइज का होता है थोड़ा, पाँव लंबे लंबे होते हैं, और गर्दन भी लंबी होती है इनकी, और इनके पैर लाल होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं। एक न्यूरो मस्कुलर डिसीज़ है, ठीक है, और जिस बैक्टीरिया से ये होती है उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम
बॉटुलिनम, ठीक है, बॉटुलिनम, ये बैक्टीरिया का नाम है जिससे पक्षियों में पैरालिसिस हो जा रहा है। ये कहाँ देखा गया है? अभी सामर झील में देखा गया है, राजस्थान में। प्रवासी पक्षियों की सामूहिक रूप से मृत्यु हो जा रही है। क्लियर है? और इस पे स्टडी वगैरह हुई होगी, ठीक है। पर्यावरणविद जो हैं स्टडी करते हैं तो बताते हैं कि भाई ये किस वजह से हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी मेंशन किया हुआ है। देखिए, एनवायरमेंट अफेक्ट ऑन एवियन बॉटुलिज्म, पर्यावरण का भी यहाँ बहुत बड़ा रोल है इस बीमारी को लाने में। किस वजह से? हाई टेम्परेचर ऑफ वाटर इस बीमारी को बढ़ावा देती है। तो टेम्परेचर तो ऑलरेडी राजस्थान में रहता ही है, और उस लेक में भी अच्छा खासा टेम्परेचर रहता है। और टेम्परेचर जब पानी में ज़्यादा हो जाता है ना, यानी गर्म पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, यानी जो हम लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पढ़ते हैं, बीओडी, इसकी मात्रा घट जाती है। तो ये भी एक समस्या है, ठीक है। और पानी में अगर ठहराव है, पानी स्थिर है, या फिर नए पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, तब भी समस्या हो जाती है। तो ये हाई टेम्परेचर तो इन्वायरमेंट का ही इफेक्ट है ना, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। चलिए, यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं है कि बॉटुलिज्म जो है वो सिर्फ पक्षियों में देखी जाती है। जो पक्षियों में बॉटुलिज्म है उसको एवियन बॉटुलिज्म बोला जा रहा है। मनुष्यों में भी यहाँ पे बॉटुलिज्म की समस्या देखी जाती है, ठीक है। तो ये सब मत खाया करो भाई, डिब्बा बंद खाने से ज़्यादा संभावना रहती है। दाल चावल बनाया करो, बढ़िया से खाया करो, जो अकेले लोग हैं, है ना, जो स्टूडेंट हैं। जो इलाहाबाद के लोग हैं उनका तो डीवीसी चलता ही है ना, दाल भात चोखा। एक ही कुकर में सब काम होता है। बढ़िया से लोटा में चावल रख दो, दाल रख दो, एक साथ पक जाता है। बहुत ज़्यादा मन करे तो 2-3 आलू डाल दो, हो जाता है अपना काम लंच का। और फिर रात में भारत के नक्शे की तरह रोटी बनी जाती है। चलिए देखिए, पिनाक रॉकेट लॉन्चर, पिनाका के बारे में हम लोग पढ़े ना, ये मल्टी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है, और ट्रक से लॉन्च किया जाता है। तो इसमें फर्दर डेवलपमेंट हुआ होगा तो उसी बारे में पढ़ेंगे। पिनाक वेपन सिस्टम, ठीक है, पिनाक वेपन सिस्टम डीआरडीओ द्वारा सफल परीक्षण किया गया। पिनाका के बारे में क्या पढ़ते हैं? स्वदेशी है, ठीक है, डीआरडीओ ने बनाया है, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर है, ये भी जानते हैं। 2 वर्जन है इसके हमारे पास, मार्क 1 और मार्क 2। मार्क 1 की रेंज 40 किलोमीटर है और मार्क 2 की रेंज 75 किलोमीटर है। पावरफुल रॉकेट सिस्टम है हमारा। 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च कर सकता है पिनाका, ठीक है। 44 सेकंड में 12 रॉकेट, और 5757 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है। समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, यानी 1 सेकंड में 1.6 किलोमीटर। देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे मॉरिशस के नए पीएम किन को नियुक्त किया गया है भाई? इनका नाम है नवीन राम गुलाम साहब, ठीक है, नवीन राम गुलाम। इनका पर्पज क्या है यहाँ पे मेंशन करने का? पर्पज ये है, बिहार राज्य से इनका नाता है, इस वजह से मैं इनको मेंशन किया हूँ। नहीं तो मॉरिशस के नए पीएम, प्रेसिडेंट, पीएम कौन बनाए, क्या मतलब है? इस वजह से इनके पूर्वज भोजपुर बिहार में रहने वाले थे, ठीक है, नवीन राम गुलाम। वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन पहल का अनावरण कहाँ किया गया है? इसको अनवील कहाँ पे किया गया है भाई? ये जो कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसकी COP29 में इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है, ठीक है। आप लोगों के समक्ष एक क्वेश्चन है, इसको बताइए, इसको इनिशिएट किसने किया है? वैसे अभी तक तो मोदी जी कुछ ना कुछ करके आते ही थे, है ना। तो ये जो गठबंधन है ये किसके द्वारा इनिशिएट किया गया, किस कंट्री के द्वारा? बताइएगा कमेंट करके। ये देखिए, COP29 कहाँ पे हुई है? अजरबैजान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैसे कई बार डिस्कस हो चुका है। चलिए, राष्ट्रीय प्रेस दिवस बताइए। राष्ट्रीय प्रेस दिवस होता है 16 नवंबर को, और थीम है प्रेस की बदलती प्रकृति, ठीक है, 16 नवंबर याद रखना। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया है? गोरखपुर, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कितने जिलों में संयुक्त निदेशक अभियोजन, अभियोजन समझते हैं ना, प्रोसिक्यूशन, संयुक्त निदेशक अभियोजन के कार्यालय खोलने की स्थापना की गई है या घोषणा की गई है? तो ये ऐसे जिले 11 हैं, ठीक है। यूपी से है क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। संयुक्त निदेशक अभियोजन का जो कार्यालय है ये 11 जिलों में खोला जाएगा। वो 11 जिले हैं: श्रावस्ती, चंदौली, चित्रकूट, बांदा, संत कबीर नगर, गाजियाबाद, महाराजगंज, ललितपुर, सोनभद्र, औरैया और फिरोजाबाद। कठिन है यार याद रखना, कैसे याद रखेंगे 11? जो जिस जिले से बिलोंग कर रहा है उस जिले का तो नाम कम से कम याद रख ही लें, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला अस्पताल जिसमें बोन और टिश्यू बैंक की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश का पहला अस्पताल जिसमें बोन और
टिश्यू बैंक की स्थापना की गई है, उसका नाम है KGMU। ठीक है, ये जो हम लोग लखनऊ वाला पढ़ते हैं ना, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, KGMC भी यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। चलिए, डॉक्टर संजय मूर्ति, ये कौन है भाई? ये नए CAG बन गए हैं, के संजय मूर्ति। CAG आर्टिकल नंबर बताइए जल्दी से कमेंट करके, सारे क्वेश्चन के कमेंट चाहिए भाई। ये विक्टोरिया कजेर थीलविक कौन है भाई? ये मिस यूनिवर्स 2024 बनी है, ठीक है, डेनमार्क की है, विक्टोरिया कजेर थीलविग। देखिए, भारत की पहली नाइट सफारी, इसको पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, काम बढ़ रहा होगा आगे, है ना, डेवलपमेंट हो रहा होगा तो न्यूज में आता रहता है। कुकरेल नाइट सफारी हम लोग पढ़े हैं, पढ़ के रखे हैं पहले लखनऊ में, ठीक है। 2026 तक इसको ऑपरेशन में लाया जाएगा। ये दुनिया की 5वीं नाइट सफारी बन जाएगी, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन। ये देखिए, ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड ये दिया गया है CIL को, कोल इंडिया लिमिटेड, ये PSU कंपनी है, महारत्न कंपनी है, ठीक है, महारत्न कंपनी। लेटेस्ट महारत्न का नाम बताएंगे? लेटेस्ट महारत्न कौन सी बनी है, बताइए कमेंट करके। देखिए, इसको भी हम लोगों ने पढ़ के रखा है, लेकिन यहाँ पे कुछ न्यूज़ थी, बन तो गया है ये संस्थान, लेकिन कुछ इसमें हो नहीं रहा है ना, इस वजह से न्यूज में था। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई है? ये पटना बिहार में की गई है। 8-9 महीने हो गए, बट यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, बस बन गया है, स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे बहुत बड़े मैथमेटिशियन के बारे में, सत्येंद्र नाथ बोस साहब। हाल ही में बोस और आइंस्टीन सांख्यिकी की शताब्दी मनाई गई। ये तो न्यूज का कारण था, जो हिस्टोरिकल फैक्ट है वो हम लोग सीखेंगे SNV के बारे में। 1894 में इनका जन्म होता है कोलकाता में। बचपन से ही गणित में इनका शौक था, अच्छा खासा शौक था, तभी तो रिजल्ट आया ना इतनी भयानक क्वालिटी का, है ना, रिजल्ट है। क्वांटम इंजीनियरिंग अपने आप में बहुत बड़ी ये टेक्निकल फील्ड होती है। जगदीश चंद्र बोस साहब जो थे, इनसे ये प्रेरित थे। जो हम लोग गॉड पार्टिकल पढ़ते हैं ना, हिग्स बोसोन, देखिए इनकी अचीवमेंट देखिए। हिग्स बोसोन जो था गॉड पार्टिकल, ये जनक है ना, सत्येंद्र नाथ बोस साहब हिग्स बोसोन के जनक हैं। चलिए देखिए, गणित की समस्याओं को हल करने के लिए एक बैक्टीरिया को तैयार किया गया है। साइंस देखो यार कितनी आगे बढ़ रही है। गणित की समस्याओं को हल करने के लिए एक बैक्टीरिया को तैयार किया गया, उसका नाम है, इसको पढ़िए, हम तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, और इसका नाम है एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। इस बैक्टीरिया को जैविक कंप्यूटर के रूप में तैयार किया गया है। अभी मतलब हल्का फुल्का करेगा, जैसे जोड़ घटाव कर लेगा, है ना, प्राइम नंबर वगैरह फाइंड आउट कर लेगा। तो अभी शुरुआती स्तर का है, तो ठीक है, कम से कम इतनी अचीवमेंट आई तो कि एक बैक्टीरिया ये सारी चीज़ें कर रहा है ना, तो इसका नाम याद रखना। ये देखिए, 24 नवंबर सीखना जरूरी है। गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस मनाया जाता है भाई 24 नवंबर को, तो इनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। और सिख धर्म में जो गुरु हैं उनके बारे में भी एक बार देख लेंगे, तो सारे रिकॉल हो जाएंगे। 10 गुरु पढ़ते हैं ना हम लोग। तेग बहादुर, ये जो तेग तेग बहादुर, इनका नाम बाद में ऐड किया गया था, ठीक है, इस वजह से बार स्किल्स इनके पास बहुत बढ़िया थी। युद्ध कौशल में ट्रेंड होने के कारण तेग बहादुर की उपाधि दी गई थी, ठीक है। और ये नवे गुरु थे सिख धर्म में। 1665 में आनंदपुर साहब की स्थापना की गई इनके द्वारा। कश्मीरी पंडितों की रक्षा करने एवं जबरन इस्लाम में धर्मांतरण का विरोध करने के लिए 1675 में औरंगजेब द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। चलिए, इनका जो शहीद स्थल है ना, दिल्ली में है, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब बोला जाता है उस गुरुद्वारे को, गुरुद्वारे का नाम है शीशगंज साहिब। चलिए, 10 गुरु को जल्दी से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले गुरु जो है गुरु नानक देव, ठीक है, और इनकी तो अभी हाल ही में 550वीं जयंती भी मनाई गई है, ठीक है। करतारपुर कॉरिडोर की शुरुआत की गई है, करंट अफेयर्स में हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद दूसरे गुरु होते हैं गुरु आनंद साहब। गुरुमुखी नामक लिपि का आविष्कार किया था इन्होंने, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार हिस्ट्री में, है ना। फिर तीसरे गुरु हैं गुरु अमरदास। सिखों के बीच सती प्रथा पर्दा प्रथा को समाप्त किया था इन्होंने, और ये अकबर के समकालीन भी थे, गुरु अमरदास। गुरु रामदास के बारे में देखिए, अमृतसर की स्थापना की गई थी इनके द्वारा, स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया गया था गुरु रामदास के द्वारा। अर्जुन देव के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि इनके काम बड़े बड़े रहे। आदि ग्रंथ की स्थापना इनके द्वारा की गई। स्वर्ण मंदिर का काम इन्होंने पूरा कराया, जो इन्होंने शुरुआत कर दी थी गुरु रामदास जी ने। और खुसरो की मदद भी की थी, उसी वजह से इनको सजा भी मिली, जहांगीर द्वारा मरवा दिया गया था फिर, ठीक है। इनको इस नाम से भी जानते हैं, गुरु अर्जुन देव को, शाहिदीन दे सरताज।
छठवें गुरु हैं गुरु हरगोविंद साहब। गुरु हरगोविंद साहब सिख समुदाय को सैन्य समुदाय में उन्होंने बदल दिया। इनको सोल्जर सेंट यानी सोल्जर संत के नाम से भी इनको जाना जाता है। अकाल तख्त की स्थापना की थी गुरु हरगोविंद साहब ने। सातवें गुरु हैं गुरु हरराय। पीसफुल पर्सन थे, बहुत ज़्यादा इनका रोल रहा नहीं है। गुरु हरकिशन के बारे में देखिए, सबसे कम आयु के गुरु की उपाधि दी गई थी इनको 4 साल में ही। और नवें गुरु हम लोगों ने देखा भी, गुरु तेग बहादुर। और 10वें गुरु यानी अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद साहब। ठीक है, योद्धा समुदाय जो था खालसा के नाम से, इसकी स्थापना की गई थी गुरु गोविंद साहब के द्वारा। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने 15 से नहीं 16 से 30 नवंबर तक का करंट अफेयर्स पढ़ लिया। नवंबर का पूरा हो चुका है। पहला वीडियो प्लेलिस्ट पे पड़ा होगा तो देख लेना, 1 से 15 नवंबर वाला। ठीक है, चलिए फिर बढ़िया से पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए।